तो आज हम बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो एक बहुत ही कह सकते हैं परेशान करने वाली तस्वीर दिखाती हैं। मामला एक लिंचिंग से शुरू होता है, पर जब आप परतें हटाते हैं तो राजनीति, कट्टरपंथ और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का एक पूरा जाल नजर आता है। तो चलिए इस जाल को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत मयमनसिंह में हुई एक बेहद क्रूर घटना से होती है। दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू व्यक्ति पर इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाकर भीड़ ने उन्हें मार डाला। और रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रूरता सिर्फ यही नहीं रुकी। हाँ, उनके शरीर को एक पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई और लोग जश्न मना रहे थे। ये सुनने में ही इतना भयावह है। बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि आखिर एक भीड़ को इतनी बर्बरता करने की हिम्मत कहाँ से मिली? और यहीं पर देखिए, हमें एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखनी होगी। सूत्र यही बताते हैं कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसको समझने के लिए हमें एक और घटना को देखना होगा जो ठीक इससे पहले हुई। उस्मान शरीफ हादी नाम की एक कट्टरपंथी और भारत विरोधी नेता की मौत। अच्छा, तो इन दोनों घटना में क्या कोई सीधा संबंध है? मतलब एक नेता की मौत का गुस्सा किसी आम नागरिक पर क्यों निकाला गया? यहाँ पर एक खास डायनामिक को समझना जरूरी है। जब कोई कट्टरपंथी नेता मरता है तो उसके अनुयायी अक्सर अपना गुस्सा निकालने के लिए और ये दिखाने के लिए कि उनका आंदोलन अभी भी ताकतवर है, वो एक निशाना ढूंढते हैं। एक आसान निशाना। हाँ, एक आसान निशाना। दीपू दास पर लगा आरोप, चाहे वो सच हो या नहीं, वो इस गुस्से को बाहर निकालने का एक बहाना बन गया। मतलब ये सिर्फ एक भीड़ का गुस्सा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति भी हो सकती है। इसी से जुड़ी एक बात पूर्व सूचना मंत्री मोहम्मद अली अराफात ने भी कही है। जी। उन्होंने आरोप लगाया है कि हादी की मौत के विरोध की आड़ में कट्टरपंथी इस्लामी ताकतें सड़कों पर कब्जा कर रही हैं। हाँ, और अराफात का ये कहना इसलिए बहुत मायने रखता है क्योंकि वो सरकार का हिस्सा रह चुके हैं। ये सिर्फ विपक्ष की आवाज नहीं है, ये सिस्टम के अंदर से ही किसी के द्वारा बजाई जा रही खतरे की घंटी है। अच्छा। उन्होंने जशीमुद्दीन रहमानी जैसे लोगों का नाम भी लिया, जो अल-कायदा से जुड़े संगठन का सरगना है और जिसे मौजूदा अंतरिम सरकार ने रिहा कर दिया है। तो ये दिखाता है कि खतरा कितना गंभीर माना जा रहा है। और रिपोर्ट्स में आईसिस के झंडों का भी जिक्र है। ये तो मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। इस पर क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आई है? बिल्कुल। भारत में विपक्षी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस घटना को बेहद चिंताजनक कहा है और भारत सरकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाने की अपील की है। एक भारतीय विपक्षी नेता की टिप्पणी का क्या महत्व है? क्या इससे भारत सरकार पर कोई दबाव बनता है या इसे बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल के तौर पर देखे जाने का खतरा है? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। एक तरफ ऐसी टिप्पणियां भारत सरकार पर कार्रवाई करने के लिए एक नैतिक दबाव डालती हैं, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश इसे अपने अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी के रूप में देख सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। हाँ, जिससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ सकता है। ये एक कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है। तो इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो हमारे स्रोतों से मुख्य बात क्या निकल कर आ रही है? देखिए, इन स्रोतों से जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है वो ये नहीं है कि सिर्फ एक दुखद घटना हुई, बल्कि ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक राजनीतिक खालीपन का कट्टरपंथी ताकतें तुरंत फायदा उठा सकती हैं। स्ट्रेस टेस्ट के रूप में कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि सरकार कितनी दूर तक चुप रहती है और सरकार की प्रतिक्रिया या उसकी कमी एक बहुत खतरनाक संकेत दे रही है। तो कुल मिलाकर दीपू दास की हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि यह इस बात का एक लिटमस टेस्ट बन गई है कि बांग्लादेश का भविष्य किस दिशा में जा सकता है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा सवाल भी खड़ा करता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। स्रोत हमें ये तो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वो भविष्य की ओर भी एक गंभीर इशारा कर रहे हैं। जब कोई अंतरिम सरकार कट्टरपंथ पर नरम रुख अपनाती है, तो क्या वो अनजाने में अपने ही देश की स्थिरता और अल्पसंख्यक समुदायों के भविष्य को दांव पर लगा रही है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।